हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी 2024 प्री के लिए जो नया सिलेबस निर्धारित किया गया है उसे निशुल्क रूप से पढ़ रहे हैं। एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हमने 10वीं यूनिट को समाप्त किया और लगभग छठी भी हमारी समाप्त हो चुकी है। एक दो वीडियो और बाकी हैं जो एक दो दिन में खत्म कर लिए जाएंगे। इस चैनल पर हमने निशुल्क शिक्षा का ये जो अभियान चलाया है इसमें आप सभी सहयोगी बने, इसके लिए विशेष रूप से सभी को धन्यवाद। आज का लेक्चर हमारा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं पर फोकस करेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कुछ लोग इस टॉपिक्स को या ऐसे जो टॉपिक्स हैं सेबी, आरबीआई, इन टॉपिक्स को इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, मैं फिर से आपको एक बार ये दोहरा दूं कि जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन बनाने वाला व्यक्ति है, उसके लिए भी जो ऊपर के टॉपिक्स होंगे, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हुआ, एक जिला एक उत्पाद हुआ, सतत विकास लक्ष्यों में प्रगति हुआ, वो नए होंगे। उन पर उसे सोच सोच कर क्वेश्चन बनाने होंगे और वो इतनी मेहनत शायद ना करे। ये जो टॉपिक्स हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, सेबी हुआ, आरबीआई हुआ, ये अनेकों सालों से पूछे जाने वाले प्रश्न है, टॉपिक रहे हैं, इसलिए इन पर भी प्रश्न आएंगे। आप निश्चिंत रहें, इन पर प्रश्न आएंगे, इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। यहां से जो प्रश्न बनेंगे वो कंपैरेटिवली और कठिन बनेंगे। इसी यूनिट का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां से सरल प्रश्न बनेंगे, तो इनको इग्नोर नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा इसको अच्छे से कवर करके जाना है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश का नाम ले लेते हैं, श्री गणेशाय नमः बोलते हुए, और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस सिलेबस को लगभग हम पूरा तरह पढ़ चुके हैं। ये टॉपिक है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, इसे अभी हम कवर कर रहे हैं। ये जो लास्ट वाला पॉइंट रहेगा, विदेशी व्यापार नीति, ये भी कल कंप्लीट कर दिया जाएगा और ये सिलेबस हमारा या छठी यूनिट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम इसी प्लेटफॉर्म पर एमसीक्यू सीरीज इस यूनिट के भी शुरू करेंगे और आगे की यूनिट शुरू कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझे कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं। हमें इस पॉइंट को समझना है कि ये गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं होती क्या है। देखो, ऐसी सभी बैंकिंग संस्थाएं जो, या ऐसी सभी संस्थाएं जिनके पास बैंक का लाइसेंस नहीं है या बैंकिंग कार्य के लिए उनके पास लाइसेंस नहीं है लेकिन वो बैंकिंग के कार्य करती हैं, वे सब कहलाती है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। ये बात थोड़ी सी समझ नहीं आने जैसी है, इसलिए थोड़ा दूसरे तरीके से समझो। देखो, बैंक का काम क्या होता है। किसी भी बैंक का जो प्रमुख काम होता है वो दो होता है। एक तो जमा स्वीकार करना, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जमा स्वीकार करना, और दूसरा है ऋण देना। अगर कोई संस्था, देखिए बैंक जो होगी वो जमा स्वीकार करेगी और ऋण देगी। ये जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं हैं जिनको एनबीएफसी कहते हैं हम, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये जमा स्वीकार नहीं करती है। ये क्या करती है? जमा स्वीकार नहीं करती। इनके बैंक में कोई अकाउंट खोल करके रोज पैसे जमा नहीं कर सकता है। ये ऋण देने का काम करती हैं। हाँ, ये जमा स्वीकार कर सकती है अलग तरीके से। अगर आप उस जमा को पैसे के रूप में नहीं निकाल करके कहीं पे निवेश करना चाहते हैं, अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, एलआईसी की किसी पॉलिसी में निवेश करना चाहते हैं, तो इस प्रकार के जो जमा स्वीकार करते हैं, देखिए अकाउंट में जमा स्वीकार करने का काम बैंक का होता है। वो आपके अकाउंट में पैसा जमा रहता है, जब आप उसको उपयोग करना चाहें कर सकते हैं। ये जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, ये सामान्यतः तो जमा स्वीकार नहीं करती, लेकिन ये जमा उस रूप में स्वीकार करती है कि एलआईसी की किस्त भर रहे हैं आप, या किसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, या कोई डिबेंचर खरीद रहे हैं, तो इस प्रकार का ये जमाएं स्वीकार करती हैं और साथ में ऋण देती हैं। तो ऐसे संस्थाएं जो बैंक के कुछ काम को करती हैं लेकिन उनके पास बैंक का लाइसेंस नहीं होता, बैंक की जो मानक होते हैं उनका वो पालन नहीं करते, वो सब एनबीएफसी अर्थात गैर बैंकिंग, इस बैंकिंग में ही लगा देते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। तो वित्त तो काम करेंगे, वित्त से संबंधित तो काम करेंगे, लेकिन बैंकिंग वाला काम नहीं करेंगे। बैंक का काम है पैसे जमा करके आपके अकाउंट में जमा रखना, वो काम नहीं करते हैं। तो आपको शायद समझ में आया होगा कि ये गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की परिभाषा क्या है। पारिभाषिक तौर पर समझ लेते हैं। भारत में ऐसे वित्तीय संस्थाएं जो बैंक नहीं है,
किंतु जमा राशि स्वीकार करती हैं तथा बैंक की तरह सुविधा प्रदान करती हैं। इन्हें गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं अर्थात एनबीएफसी कहते हैं। अब देखिए यहां मैंने परिभाषा में लिखा जमा स्वीकार करते हैं, तो ये वो वाला जमा नहीं है जो आपके अकाउंट में पैसे जमा कर लिए जाते हैं, वो वाला नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं, इसकी और थोड़ी सरल शब्दों में परिभाषा देखते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं वे संगठन या बैंक हैं जो वित्तीय सेवाओं की सुविधा प्रदान करते हैं, लेकिन उनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। बैंक का लाइसेंस ना होने के बाद भी वित्त से संबंधित सुविधा प्रदान करते हैं, वो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था कहलाते हैं। और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था जो कंपनियां हैं उनकी क्या परिभाषा होगी? उस संस्था को कहते हैं जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत होकर के वित्तीय सेवाएं, बैंक के समान नहीं, वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं, वे सब क्या कहलाती हैं? एनबीएफसी। बहुत सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो ऐसी कोई संस्था जो कंपनी पंजीयन अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत होकर के वित्तीय सेवाएं जैसे ऋण देना, जैसे चिट फंड कंपनी के काम, जैसे निवेश करना, जैसे सेंसेक्स में या म्यूचुअल फंड में आदि में निवेश संबंधित काम करते हैं, वे सब एनबीएफसी कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आम व्यक्ति इन टॉपिक को या एक जनरल स्टूडेंट इन टॉपिक को इग्नोर करता है, हमें नहीं करना। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और आज आपको मजा भी आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन लगेंगे कि एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए आते हैं इसकी और आगे की बातों पर पढ़ते हैं। एनबीएफसी अर्थात नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के लिए कौन कौन से मापदंड होते हैं? पहला मापदंड होता है कि ये कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत होते हैं। दूसरा, इनका मुख्य कारोबार उधार देना, बीमा कारोबार, बीमा अर्थात बीमा कर देना, चिट फंड कारोबार, शेयर स्टॉक खरीदना बेचना या निवेश संबंधी काम करना, ये इनका मूल काम होता है। यह वित्तीय संस्थाएं जिनके पास पूर्ण बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है उनके लिए उपयोग किए जाने वाली शब्दावली है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो इतने में शायद आपको क्लियर हो गया होगा हमने क्या पढ़ा। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की सामान्य परिभाषा, इसको मैंने बैंकिंग और गैर बैंकिंग में अंतर करके समझाने की कोशिश की, इनकी वास्तविक परिभाषा और फिर इनके लिए मापदंड हमने पढ़े। आगे बढ़ते हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं से संबंधित कोई समिति है क्या? पहली समिति बनी थी जेम्स एस राज समिति, याद रखिएगा, जेएस राज समिति भी बोला जाता है और जेम्स एस राज समिति भी बोला जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही शब्द है। क्या है ये? 1970 के दशक में एनबीएफसी के ढांचे की जांच के लिए बनाई गई समिति को कहते हैं एस राज समिति। इसने सिफारिश की कि देश में चिट फंड के लिए एक समान कानून व्यवस्था या आवश्यक रूप से एक समान कानून को लागू किया जाना चाहिए। याद रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किस समिति ने चिट फंड कंपनियों के लिए पूरे देश में एक समान कानून लागू करने की बात की थी? वो समिति थी जेएस राज समिति, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक समिति थी चक्रवर्ती समिति। ये क्या है? भारतीय मौद्रिक प्रणाली की जांच हेतु बनाई गई थी 1982 में। तो दो प्रश्न तो यही कंप्लीट हो जाते हैं। चक्रवर्ती समिति कब बनी थी? 1982 में। किससे संबंधित थी? तो भारतीय मौद्रिक प्रणाली की जांच से संबंधित थी। चक्रवर्ती समिति का गठन किया गया। समिति ने बैंकिंग उद्योग और एनबीएफसी के बीच परस्पर संबंध के गहन विश्लेषण की सलाह दी थी कि इनके जो संबंध है उनको एकदम डिफाइन किया जाना चाहिए, उनको व्यवस्थित रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, अलग किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जो एनबीएफसी होते हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? एक होते हैं विकास से संबंधित, जिनको हम डेवलपमेंट बैंक्स कहते हैं। दूसरे होते हैं इन्वेस्टमेंट या निवेश से संबंधित। देखो, विकास से संबंधित जो होंगे वो आपको ऋण प्रदान करेंगे, निवेश से संबंधित जो होंगे वो आपसे पैसे लेकर कहीं पे इन्वेस्ट करने का काम करेंगे। तो इस प्रकार दो प्रकार के जो संस्था है या एनबीएफसी को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से दो भाग? विकास संबंधित भाग और निवेश संबंधित। तो कुछ विकास संबंधित काम करते होंगे, कुछ निवेश संबंधित काम करते होंगे। जैसे एलआईसी, तो एलआईसी क्या करती है? विकास संबंधित या निवेश संबंधित? आप कमेंट करके बताएंगे।
कि LIC निवेश वाला संस्था है या विकास वाला संस्था है। ऐसे ही ICICI एक संस्था है, वो विकास संबंधित है या निवेश संबंधित है, आपको ये याद होना चाहिए। और वो इस टॉपिक में मूलतः है। हमें नाबार्ड भी पढ़ना है, हमें सिडबी भी पढ़ना है, हमें उसके जैसे UTI और बाकी संस्था भी पढ़ने हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए आज मेरे द्वारा जो छठी यूनिट है इसका पूरा नोट्स आपको अवेलेबल करा दिया गया है। उसमें छोटी मोटी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, लिखने में टाइपिंग मिस्टेक हो, तो उसको आप खुद वीडियो देखकर ये सुधार सकते हैं। और उसमें कोई बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं किया गया है, छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहती है टाइपिंग की, उसे आप इग्नोर कीजिएगा। आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ये मैं मान करके आपको पढ़ा रहा हूं। और एक विशेष बात मुझे आपसे शेयर करनी है कि जब हम आपको कहते हैं कि इसको शेयर कीजिएगा तो आपको मौत आ जाती है, लेकिन जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होता है तो आप कमेंट करके बोलते हैं सर 7वीं यूनिट पढ़ा दो, सर पहली यूनिट पढ़ा दो। शेयर करने में मौत आ गई और आप पढ़ना सब चाहते हैं, मतलब हमारी तरफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं होगा सर, आपकी तरफ से हमें और जो मिल सकता है वो सब हम मांग ले। देखिए हमेशा इस संसार में दो प्रकार से या क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप जितना मुझे मोटिवेशन देंगे कमेंट्स के माध्यम से, इसे शेयर करके, उतना ज्यादा मैं आपके लिए काम करने की कोशिश करूंगा। अगर आप अपनी तरफ से निष्क्रिय हो जाएंगे, आप ये सोचने लगेंगे कि मेरा काम थोड़ी है शेयर करना, मैं क्यों शेयर करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मेरे अंदर जब तक मोटिवेशन है मैं अपनी इस जिम्मेदारी को, निशुल्क शिक्षा के इस भाव को आगे बढ़ाता रहूंगा। जब ये मोटिवेशन खत्म हो जाएगा तो हम ये कारवां बंद कर देंगे। आपसे विशेष रूप से निवेदन रहता है कि आप इसे सब्सक्राइब करें ना करें, इसे ज्यादा शेयर करें ना करें, लेकिन उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो सच में निशुल्क शिक्षा की, जिन्हें सच में निशुल्क शिक्षा की जरूरत है। देखिए आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो बहुत ही ज्यादा व्यावसायिक हो चुकी है और बहुत ही ज्यादा स्वरूप में परिवर्तन आ चुका है। यहाँ व्यक्ति पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और इस कारण से बच्चों को गाइडेंस अच्छा से नहीं मिल पाता है। यूट्यूब पर भी जो वीडियोस होते हैं उनमें एक तो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया जाता, और जो 40 मिनट का वीडियो होता है उसमें 15-20 मिनट फालतू की बातें की जाती है। हमें इस प्रणाली को बदलना है और मेरी ये जो लड़ाई है वो इस सिस्टम के विरुद्ध है, इसलिए आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा आवश्यक है। आपसे फिर से निवेदन है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम अपने उद्देश्य में सफल हो पाएं और इस उद्देश्य जो कि सबको निशुल्क शिक्षा मिले इसको पूरा कर पाएं। चलिए मूल टॉपिक पे आ जाते हैं। हमने समझा NBFC 2 प्रकार के होते हैं। विकास बैंक जो पहला इसका प्रकार है जो विकास से संबंधित काम करता है, वो क्या होते हैं? ऐसे सभी संस्था जिनका मुख्य कार्य मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना होता है, जो केवल और केवल ऋण प्रदान करने का काम करते हैं, वे सब कहलाते हैं विकास संबंधित NBFC। देखो NBFC 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं विकास से संबंधित NBFC और एक होते हैं हमने अभी देखा, एक होते विकास से संबंधित, दूसरे होते निवेश से संबंधित। तो ये है विकास से संबंधित जो केवल मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने का काम करेंगे। और इसमें कौन कौन से संस्थान शामिल हैं? सबसे पहले संस्थान शामिल है IFCI। क्या होता है IFCI? इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही याद रखना है आपको। मैं यहाँ लिखता तो पेज 2-3 भर जाते, इसलिए मैंने इंग्लिश लिखा नहीं, मैं बोल के बताता हूं। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में बोलेंगे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड। ये याद रखना है इसका नाम, इसके बारे में डिटेल आगे हम पढ़ने वाले हैं। अगला संस्था है भारतीय औद्योगिक साख और निवेश निगम लिमिटेड, ICICI। इंडस्ट्रियल देखिए ये औद्योगिक साख से संबंधित एक बैंक वर्तमान में बहुत फेमस है, ICICI बैंक। आप ICICI बैंक और ये जो ICICI है ये दोनों अलग नहीं है, ये एक ही संस्था के नाम है। जब वो विकास से संबंधित काम करता है तो वो ICICI के नाम से यहाँ भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम कहलाता है, और यही अपने बैंकिंग कार्यों को करता है तो ICICI बैंक बन जाता है। अर्थात अब ये दोनों एक ही हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं, दो अलग अलग संस्थान नहीं है। अगला है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, IDBI। वर्तमान में आपने इसको भी बैंक के रूप में ही देख रखा है। इंडस्ट्रियल देखिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। अगला है सीडबी, भारतीय
सीट बी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंकिंग बैंक, ये क्या होता है? देखो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। याद रखना, एस फॉर स्मॉल होता है, आई फॉर इंडस्ट्री होता है, डी फॉर डेवलपमेंट होता है, बी फॉर बैंक और आई फॉर इंडिया होता है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इन सबके ही फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। हिंदी में बोलेंगे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। अगला है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, IBRD या IRBI, ये याद रखना। IDBI और IRBI में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग हैं। एक पुनर्निर्माण के लिए ऋण देता है और एक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ऋण देता है, ये दोनों में अंतर है। इन सारे संस्था को डिटेल में अभी आगे हम पढ़ रहे हैं कि इनकी स्थापना कब हुई, किस अधिनियम से हुई, क्या काम करते हैं, इनका मुख्यालय कहाँ है, इनके वर्तमान प्रमुख कौन है, सब हम देखने वाले हैं। अगले होते हैं राज्य वित्त निगम, ये केवल वित्त प्रदान करते हैं। अगला होता है राज्य औद्योगिक विकास निगम, SIDS, ये क्या होता है? स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये क्या होते हैं? जो स्टेट्स में या अपने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ऋण देते हैं। ये सारे वो संस्थान हैं जो केवल उद्योगों को ऋण देने का काम करते हैं या ऋण दे करके विकास संबंधित गतिविधि को बढ़ावा देते हैं। कोई उद्योगों को ऋण देता है, कोई छोटे छोटे MSME को ऋण देता है, कोई व्यक्ति को ऋण देता है। कुल मिलाकर सब वे ऋण देकर के विकास संबंधी काम को करते हैं। नेक्स्ट संस्था होते हैं निवेश संबंधित। निवेश संबंधित संस्था क्या होते हैं? ऐसे बैंकिंग संस्था या वित्तीय संस्था जो निवेश को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं, वे निवेश संस्था या इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट कहलाते हैं। यह संस्था विभिन्न प्रकार की कंपनियों के प्रतिभूतियों में बढ़ते निवेशकर्ताओं के निवेश सुविधाओं को उपलब्ध कराते हैं और निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था को गति देते हैं। देखिए, अगर मैं महीने का 1 लाख रुपए कमाता हूं तो हो सकता है कि मेरे पास 10-20 हजार बचता हो महीने में। वो 10-20 हजार जेब में पड़ा रहे, उससे अच्छा ये कंपनियां उसको कहीं इन्वेस्ट करके अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है, क्योंकि वो इन्वेस्ट होगा तो उससे किसी न किसी पे कंपनी को लोन मिलेगा, उससे वो ज्यादा उत्पादन कर पाएगी और हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो होने लगेगी। ये याद रखिए। तो इस प्रकार के निवेश संस्था भी बैंकिंग कार्य करते हैं या वित्तीय संस्था होते हैं जो NBFC के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं या NBFC कहलाते हैं। पहला NBFC है UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्या होता है डिटेल में आगे देखते हैं। फिर एक होता है भारतीय साधारण जीवन बीमा, साधारण बीमा निगम या जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एक होता है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC कहलाता है, भारतीय जीवन बीमा निगम। मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स, लीज कंपनियां और साहस पूंजी वित्त कंपनियां, ये सब कंपनियां निवेश करने का काम करती है या निवेश से संबंधित काम करती है, याद रखिएगा। अभी आप ग्रो नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल पे देख रहे हो सकता है कि देखते देखते एडवर्टाइजमेंट उसका आ गया हो। एंजल वन का एक एडवर्टाइजमेंट आता है। तो ये सब जो है वो म्यूचुअल फंड्स में रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं जो आपके निवेश को, आपके पैसे को निवेश करने का काम करती हैं। तो इसके उदाहरण भी याद रहें। अब हम एक एक संस्था के बारे में डिटेल पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हम विकास संस्थाओं की डिटेल पढ़ लेते हैं, फिर हम निवेश संस्थाओं की डिटेल पढ़ेंगे। देखो, विकास से संबंधित जो संस्था है उसमें सबसे पहला है IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय उद्योग वित्त निगम लिमिटेड, IFCI। क्या होता है? देखो, इसकी स्थापना कब हुई, यहां से शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट इसकी स्थापना। देखो, सबसे पहला तो पॉइंट आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म। अगर फुल फॉर्म याद है तो फिर उसकी स्थापना, फिर उसका मुख्यालय, फिर उसके वर्तमान अध्यक्ष, फिर उसका काम। ये 5 प्रमुख बातें आपको हर एक जो संस्था है उसके बारे में याद रहे। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति, एक समिति बनाई गई थी, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति 1948 में। उसके अनुशंसा पर IFCI की स्थापना की गई। याद रखना, IFCI की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई? देखो, FCI नहीं बोल रहे हैं हम, FCI होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये है IFCI। ये क्या है? इंडस्ट्रियों को लोन देने वाला, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को लोन देने वाला संस्था है। इसकी स्थापना 1948 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति 1948 की सिफारिश पर की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? उद्योगों को मध्यमकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। तो इसका काम है मध्यमकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना।
1993 में आईएफसीआई को निगम में परिवर्तित करके कंपनी का रूप दे दिया गया। देखो पहले जब स्थापित किया था तो भारत सरकार का एक संस्था था, फिर बाद में 1993 में इसको कंपनी बना दिया गया, निगम से परिवर्तित करके कंपनी बना दिया। 2015 में आईएफसीआई को बैंक की साझा पूंजी में भारत सरकार की हिस्सेदारी से यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी बन गई। ध्यान से सुनिए ये वाला पॉइंट, 2015 में भारत सरकार ने अपनी हिस्सेदारी इसमें बढ़ाकर इसको सार्वजनिक संस्था के रूप में या समझे कि सार्वजनिक कंपनी बना दिया। अब ये पब्लिक लिमिटेड अर्थात सरकारी क्षेत्र का एक कंपनी बन गया। इसका मुख्यालय कहाँ है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, दिल्ली में है। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, प्रमुख मतलब सीईओ या एमडी कौन है, श्री मनोज मित्तल इसके वर्तमान प्रमुख हैं। तो आईएफसीआई के बारे में पूरी डिटेल आपको याद होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट संस्था है आईसीआईसीआई। देखो आईसीआईसीआई को आपने एक बैंक के रूप में पढ़ा हुआ है, या हम अभी भी मार्केट में निकलते हैं तो एक बैंक हमें दिखता है आईसीआईसीआई बैंक, हम उसी की बात कर रहे हैं। भारतीय औद्योगिक साख और निवेश निगम लिमिटेड। आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर जब ये बैंक है तो इसे गैर बैंकिंग संस्थाओं में क्यों पढ़ा रहे हैं। देखिए वास्तविक रूप में ये एक गैर बैंकिंग संस्था थी, लेकिन अभी कुछ समय पहले इसे बैंकों का भी लाइसेंस मिल गया या बैंक का भी काम मिल गया, इसलिए ये एक बैंक का भी काम करने लगा। तो ये दोनों काम करता है, गैर बैंकिंग संस्था के रूप में भी अपनी एक ब्रांच से काम करता है और बैंकिंग संस्था के रूप में भी काम करता है। इंपॉर्टेंट है। आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म याद रखना। ये आईसीआईसीआई की स्थापना कब हुई, तो आईसीआईसीआई को 5 जनवरी 1955 को निजी क्षेत्र के उद्यमियों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए एक निगम के रूप में स्थापित किया गया। देखो अभी निगम शब्द का अर्थ समझ लो, निगम भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार या राज्य की सरकार द्वारा स्थापित कोई संस्था होती है जो सरकार के किसी कार्यों को करने का काम करती है। जैसे पाठ्य पुस्तक निगम, हमने पढ़ा होगा पाठ्य पुस्तक निगम, जैसे हिंदी ग्रंथ एकेडमी, ऐसे जो निगम होते हैं ये किसी एक निश्चित काम को करने का काम करते हैं। तो भारत सरकार ने जो निजी क्षेत्र के उद्यमी थे उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए आईसीआईसीआई की स्थापना 1955 में की थी। फिर क्या होता है सर, रामास्वामी नाम का एक समिति बनता है, रामास्वामी मुदालियर। रामास्वामी मुदालियर को इसका प्रथम अध्यक्ष बना दिया जाता है। एक समिति के अध्यक्ष भी थे ये, और इन्हीं को इस आईसीआईसीआई का पहला अध्यक्ष बना दिया जाता है। आईसीआईसीआई का गठन 1955 में 3 संस्थाओं ने सहयोग देकर के किया था। वो 3 कौन थे, पहला था विश्व बैंक, दूसरा था भारत सरकार और तीसरा था भारतीय उद्योग के जो बड़े बड़े प्रतिनिधि थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके तीनों के कॉम्बिनेशन से या तीनों के सहयोग से हमने इस निगम की स्थापना की थी। देखो याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आईसीआईसीआई की स्थापना किस संस्था के सहयोग से की गई थी, तो विश्व बैंक आंसर होगा। 1986 में इसके स्वरूप में परिवर्तन करके इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया। याद रखना पब्लिक लिमिटेड कंपनी ये कब बना, 1986 में बना। 1997 में निजी क्षेत्र में के आईसीआईसीआई बैंक जो पहले से एक बैंक था उसके साथ इसका विलय करके आईसीआईसीआई बैंक रूप दे दिया गया। 1999 में आईसीआईसीआई न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। देखो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय वित्तीय संस्थान कौन सी थी। आईसीआई जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है उसमें सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी आईसीआईसीआई बनी थी। याद रखना ये गैर जापान और एशिया के या जापान और एशिया, जापान को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद एशिया की पहली कंपनी थी। एशिया में भी हम प्रथम हो गए थे इसके बाद न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की सदस्यता लेने में, तो ये पॉइंट याद रखना। इसी में एक स्पेशल बात और है, आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है और ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। याद रखना आईसीआईसीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है। पहला मैंने कल आपको बताया था, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, एसबीआई है, ये याद रखना एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है। आगे बात करते हैं, बाजार कैपिटल या लाइफ कैपिटलाइजेशन की दृष्टि से अगर देखें तो निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक आईसीआईसीआई है। एचडीएफसी के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंक ये बन जाता है, याद रखिएगा। आईसीआईसीआई बैंक की भारत में
2883 शाखाएं हैं और लगभग 10,021 एटीएम हैं। खैर इनकी संख्या हमें याद नहीं रखनी है, ये कोई ऐसा रटने वाला पॉइंट नहीं है कि आप इसे याद रखो, ये केवल जानकारी के लिए एक बार रैंडम रूप से हमारी आंखों के सामने हो, क्योंकि जब क्वेश्चन जोड़ा कब टब बनाना होता है तो फिर वो 4 ऑप्शन में से ऐसा देता है कि इनमें से कोई एक नहीं है और 4 में से 3 ऑप्शन सही होते हैं, तो वहां ऐसे बात डाल दी जाती है। ये वर्तमान में 19 देशों में अपनी शाखाएं खोल रखा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। देखो मैंने आपको एक बात बोल रखी है कि आप जितने भी बैंकिंग संस्थाएं सबके जो मुख्यालय हैं वो मुंबई में, और इसके शाखा कार्यालय 2 जगह हैं, कोलकाता और चेन्नई में, ये भी याद रख लेना। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं और एमडी और सीईओ संदीप बख्शी है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वर्तमान प्रमुख कौन है, इसका मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कब की गई, 5 प्रमुख बातें इसमें से निकाल लो। स्थापना 1955 में हुई, बैंक के रूप में 1997 से काम करना शुरू किया, न्यूयॉर्क एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी, फिर इसकी मुख्यालय मुंबई में है, इसके वर्तमान प्रमुख जो हैं वो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। ये दोनों ही पॉइंट आईसीआईसीआई के बारे में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा संस्था है आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ये क्या है? देश में औद्योगिक विकास की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1 जुलाई 1964 को आईडीबीआई की स्थापना की गई। याद रखना आईडीबीआई की स्थापना कब की गई? 1 जुलाई 1964 को, 1964। 1 जुलाई को ही 1955 में एसबीआई बना था और इसी तारीख को 1964 में आईडीबीआई बना। 1976 फरवरी तक यहां आरबीआई की एक अनुषंगी बैंक था, परंतु 1967 में आरबीआई से अलग कर दिया गया और इसका स्वामित्व भारत सरकार ने ले लिया। बात को समझ लो, 1964 से लेकर के 76 तक इसके ये एक बैंक के रूप में काम करता था, किसके? आरबीआई के एक ब्रांच के, अनुषंगी बैंक के रूप में। 76 के बाद इसको अधिग्रहित कर लिया भारत सरकार ने और फिर ये भारत सरकार के संस्था के रूप में काम करने लगा। आईडीबीआई, सिडबी एक दूसरे की सहायक कंपनियां हैं। आगे हम पढ़ेंगे सिडबी क्या होता है। ये दोनों एक दूसरे के सहायक कंपनी, क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनसे ये बार बार पूछा गया प्रश्न है कि आईडीबीआई की बहन किसे कहा जाता है? तो सिडबी को आईडीबीआई की बहन कहा जाता है। याद रखना आईडीबीआई और सिडबी दोनों एक दूसरे की बहन कहलाती है। 2005 में आईडीबीआई और आईडीबीआई बैंक का विलय कर दिया गया और इससे सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई के रूप में वर्गीकृत कर दिया। याद रखना आईडीबीआई को बैंक का रूप कब दिया गया? 2005 में दिया गया। आईडीबीआई में 2019 से निजी बैंक के रूप में वर्गीकृत कर दिया। अब देखो हमने बैंकों को अभी कुछ समय पहले 2019, 20 और 21 में हमने बैंकों का एकीकरण करना शुरू किया। हमारे यहाँ 21 बैंक थे जिनकी संख्या 12 बची हुई है, मतलब हमने 21 से कम करके उनकी संख्या 12 कर दी, एक दूसरे का विलय कर दिया। ऐसे ही आईडीबीआई जो एक बैंक हुआ करता था इसको निजी बैंक बना दिया। निजी मतलब सरकार ने अपनी हिस्सेदारी कम कर ली। निजी और सार्वजनिक में क्या अंतर है? जिस बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 51% हो तो वो सार्वजनिक, जिसमें 51 से या 50 से कम हो जाए तो वो निजी बैंक बन जाते। तो ऐसे भारत सरकार ने इसमें अपनी हिस्सेदारी कम करके इसे एक निजी बैंक बना दिया। तो आईडीबीआई के बारे में डिटेल याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम। अगला भारत, इसी के विषय में हमें कुछ और बातें याद रखनी है कि इसके उद्देश्य क्या है। इसके उद्देश्य थोड़े डिफरेंट है, इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूं। आईसीआईसीआई, एलआईसी आदि जैसे वित्तीय संस्थाओं की गतिविधि का समन्वय, पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। एलआईसी, आईसीआई और उसके जैसी जितने भी वित्तीय संस्थान है सबका पर्यवेक्षण करना, मतलब उनकी जांच या निगरानी रखना और उन पर नियंत्रण करना इसका काम है। अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधनों का संग्रहण और वित्तीय सहायता। तो जब इन संस्थाओं को वित्तीय सहायता या ऋण की जरूरत होती है तो वो कौन देता है? इन संस्थाओं को वित्तीय सहायता आईडीबीआई देती है।
औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए प्रमुख औद्योगिक योजनाओं और उन्हें बढ़ावा देना। देखो हमारे देश में जो उद्योगों को बढ़ावा देने की योजनाएं बनाई जाती है उनके लिए नोडल एजेंसी आईडीबीआई बन जाता है और उनको फाइनेंस या उनको ऋण की सहायता भी आईडीबीआई द्वारा दी जाती है। एक ऐसी प्रणाली का निर्माण करना जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का पालन करती हो, कुल मिला के आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। आईडीबीआई के वर्तमान सीईओ कौन है? राकेश शर्मा है। तो ये पूरी डिटेल आपको 5-6 इसमें से जो मूल बातें हैं वो याद रखनी है। क्वेश्चन पूछा जाए कि एलआईसी का नियामक संस्था कौन है, तो आंसर होगा आईडीबीआई। इसे आपको छोटे छोटे प्रश्न याद रखने हैं। अगला पॉइंट पे आते हैं सीडबी। देखो आईडीबीआई और सीडबी दोनों एक दूसरे की बहन है या एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करती हैं। सीडबी क्या है? सीडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जबकि आईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये दोनों बहन कैसे हुई? सिंपल सी बात है, एक है आईडीबीआई और एक है सीडबी। सीडबी में ये देखो बीआई सेम हुआ, डीबीआई सेम हुआ, केवल एक में इंडस्ट्रियल लगा हुआ है, इंडस्ट्रियल, और दूसरे में लगा है स्मॉल इंडस्ट्री। क्या लगा है? स्मॉल इंडस्ट्री। तो दोनों में असली में काम एक ही करती है, लेकिन एक छोटे छोटे जो कंपनियां, जो फैक्ट्रियां, जो उद्योग हैं उनको फाइनेंस करती हैं, उनका देखरेख करती हैं, और एक बड़े बड़े उद्योगों की देखरेख करती हैं। इसलिए ये दोनों एक ही हैं, एक बड़े उद्योगों की देखरेख करेगी और एक छोटे उद्योगों की देखरेख करेगी या उनको ऋण उपलब्ध कराएगी। तो ये पॉइंट याद रखना है कि सीडबी क्या है। सीडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 2 अप्रैल 1990 को भारत सरकार द्वारा आईडीबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में, पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार का रहा, एक सहायक कंपनी बनाई गई किसकी? आईडीबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में। अर्थात क्या समझ आया कि ये आईडीबीआई के सहयोग करने वाले संस्था के रूप में बनाया गया है कि छोटी छोटी इंडस्ट्री को लोन ये दे देगा। आगे बढ़ते हैं। सीडबी को 2022 में आईडीबीआई से अलग कर दिया गया। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं करते। सीडबी लघु उद्योग क्षेत्र में संवर्धन, वित्त पोषण और विकास से संबंधित कार्य या लोन देने का काम करती है। सीडबी का मुख्यालय लखनऊ में है और ये क्वेश्चन 50 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और 50 बार बच्चे गलत करके आते हैं। याद रखिएगा, अधिकांश जो संस्थाएं उनका मुख्यालय मुंबई या दिल्ली है, सीडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष एस रमन है, ये भी याद रखना। एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको और बताना है, उद्यम अभिलाषा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, उद्यम अभिलाषा क्या है? सीडबी ने देश के 115 आकांक्षी जिलों में राष्ट्रीय स्तर के उद्यमिता जागरूकता अभियान को चलाया, जिसका नाम रखा उद्यम अभिलाषा। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ये बात फैक्ट पूछी जाती है। उद्यम अभिलाषा का किस संस्था द्वारा चलाया गया? सीडबी द्वारा। क्या है? यह है एक उद्यमिता जागरूकता अभियान। क्या है? उद्यमियों को जागरूक करने का अभियान उद्यम अभिलाषा के नाम से। कौन चलाया? सीडबी। सीडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। किसने स्थापित किया? भारत सरकार ने। किसके रूप में? आईडीबीआई के सहयोगी के रूप में। कब किया? 1990 में किया। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। आईआरबीआई क्या होता है? पुनर्निर्माण को कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन शब्द याद रख लो तो पूरा काम याद रह जाएगा। इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात भारत में पुनर्निर्माण को बढ़ावा देने वाला बैंक। जो कंपनियां समाप्त होने वाली है, जिनमें जो घाटे में चल रही हैं, उन सब कंपनियों को फिर से लोन देने के लिए बनाई गई थी आईआरबीआई। आईआरबीआई अधिनियम लाया गया 1984 में और इसे 1985 में स्थापित किया गया। इससे पहले ये कोई और रूप में थी। याद रखना, 1971 में रुग्ण औद्योगिक उद्यमों के पुनर्वास के लिए गठित भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड को ही 1985 में बदल दिया गया आईआरबीआई। अर्थात सीधी बात, 1974 में एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था भारतीय उद्योग पुनर्निर्माण निगम,
जिसको 1985 में बदल दिया गया, किस रूप में? IRBI के रूप में। ये तारीख भी याद रख लेना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है IRBI की स्थापना कब हुई, तो आंसर होगा IRBI की स्थापना हुई 1985 में। IRBI को 6 मार्च 1997 को एक पूर्ण बैंकिंग संगठन बनाया गया, अतः इसे एक भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक IIBI के रूप में मान्यता दी गई। 2012 के बजट में IIBI भारतीय उद्योग निवेश बैंक को बंद करने की घोषणा की गई और इससे ये संस्था समाप्त हो गई भारत में। पूरी पिक्चर एक बार फिर से सुन लो। 1974 में भारत सरकार ने एक निगम के रूप में इसकी स्थापना की। कब की? एक निगम के रूप में इसकी स्थापना 1974 में निगम बना। निगम से हमने इसको बना दिया पुनर्निर्माण बैंक। कब बनाया? 1985 में। 1997 में, इस साल में इसको पूर्ण बैंक का दर्जा दे दिया गया। क्या किया गया? पूर्ण बैंक का दर्जा दिया गया और 2012 में इसे समाप्त करने की घोषणा कर दी। तो ये पूरे चारों हायरार्की याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, अगले बैंक पे आते हैं। भारतीय आयात निर्यात बैंक एक्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने वाला बैंक, भारतीय आयात निर्यात बैंक। क्या है ये? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने वाला बैंक का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि ऐसा बैंक जो केवल आयात करने या निर्यात करने के लिए ऋण देता हो, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कहलाएगा। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक क्या कहलाएगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एक्जिम बैंक कहलाएगा। इसलिए इसका नाम शॉर्टकट में पड़ता है एक्जिम बैंक, फुल फॉर्म होगा भारतीय आयात निर्यात बैंक। स्थापना कब हुई? 1982 में। कब हुई? 1982 में एक्जिम बैंक की स्थापना की गई। मुख्यालय कहाँ है जहां बाकी सब बैंकों का है? मुंबई में। प्रबंधन निर्देशक कौन है? हर्ष भूपेंद्र बंगारी इसके प्रबंधन निर्देशक हैं। इसका उद्देश्य क्या है? देश के विदेशी व्यापार के लिए वित्त की व्यवस्था करना, प्रोत्साहन और संवर्धन करना। अर्थात जो आयात और निर्यात करने वाले संस्थान है उनको लोन देना और उससे संबंधित काम की देखरेख करना एक्जिम बैंक का काम है। याद रखना एक्जिम बैंक क्या है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आवास बैंक बैंक, ये क्या है? नेशनल हाउसिंग बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक ये क्या है? नेशनल हाउसिंग बैंक को हम NHB कहते हैं। ये भारत में केवल आवास को बनाने के लिए ऋण देने वाला संस्था है। देखो, ऋण अलग अलग प्रकार से दिया जा सकता है, छोटे उद्योगों को, बड़े उद्योगों को, आयात निर्यात को। तो एक बैंक ऐसा है जो केवल आवास के लिए ऋण देता है, वो कहलाता है नेशनल हाउसिंग बैंक। याद रखना। स्थापना कब हुई? 1988 में, RBI की सहायक संस्था के रूप में। यह बैंक देश की आवास संबंधी वित्त व्यवस्था के लिए काम करता है। यह भूमि और भवन निर्माण से संबंधित सामग्री एवं संगठन को जैसे वास्तविक संसाधनों की आपूर्ति के लिए ऋण प्रदान करने का काम करता है। कुल मिला के ये ऐसे काम के ऋण देता है जिससे आवास की स्थापना हो। किसी भी कॉलोनी को बनाने के लिए, किसी घर को बनाने के लिए, बिल्डिंग को बनाने के लिए ये ऋण देता है। मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। याद रखना इसका मुख्यालय कहाँ है, क्योंकि आवास बनाना है। आवास जनरली नेता लोगों को चाहिए, नेता हमारे यहाँ दिल्ली में रहते हैं। प्रबंधक निर्देशक कौन है? शरद कुमार होता। ये मूल पॉइंट्स याद रख लेना। स्थापना कब हुई, किसके सहयोगी के रूप में हुई, मुख्य उद्देश्य क्या था, इसके प्रमुख कौन है और इसका मुख्यालय कहाँ है। आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड। नाबार्ड क्या है? जो केवल कृषि और उससे संबंधित चीजों के लिए ऋण देता हो वो कहलाएगा नाबार्ड। देखो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अर्थात कृषि और गांव के विकास के लिए ऋण देने वाला बैंक। पूरा हिंदी में समझ आ गया होगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, अर्थात ऐसा बैंक जो केवल कृषि और गांव के विकास, ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता हो, वो कहलाएगा नाबार्ड। नाम याद रखना। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को हुई। कब हुई? 12 जुलाई 1982। ये पूरा साल याद रखना। किस समिति की सिफारिश पर हुई? शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई।
शिवरामन समिति क्या कहती है कि भाई भारत का अधिकांश हिस्सा तो गांव में रहता है और कृषि के विकास के लिए तो हमारे देश में बैंक ही नहीं है। हमने पहले इंडस्ट्री को विकास करने की बात कर ली, लेकिन भारत का ज्यादातर जो जनसंख्या है वो कृषि संबंधी काम करता है, उसके लिए कोई बैंक हो तो उसके लिए नाबार्ड की स्थापना की गई। ये देश में कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। इसका मुख्यालय भी वही है जहां सबका है, मुंबई में। इसके 28 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नाबार्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय, तो हर एक राज्य में इसका एक एक क्षेत्रीय कार्यालय, कुल 28 राज्य 28 क्षेत्रीय कार्यालय। वर्तमान में प्रबंधन निर्देशक कौन है? श्री शाजी केवी, याद रखना श्री शाजी केवी नाबार्ड के वर्तमान प्रमुख है। आगे बढ़ते हैं, राज्य वित्त निगम, ये क्या होते हैं? स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। देखो हमारे मध्य प्रदेश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्थाएं बनाई जाती हैं राज्य में वित्त की व्यवस्था करने के लिए, उन्हें कहते हैं राज्य वित्त निगम। एसएफसीज, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, देश में स्वतंत्रता के पश्चात राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए गए थे। एसएफसीज अपने राज्य में छोटे और मध्यम उद्योगों के उन्नयन के लिए प्रयास करते हैं। इस प्रकार संतुलित क्षेत्रीय वृद्धि और अधिक निवेश, रोजगार आदि को बढ़ावा देने का काम करते हैं। कुल मिलाकर एक राज्य द्वारा अपने राज्य में औद्योगिक गतिविधि और क्षेत्रीय असंतुलन को खत्म करने के लिए जो संस्थाएं स्थापित किए जाते हैं वो राज्य वित्त निगम कहलाते हैं। भारत में 18 राज्य निगम वित्त निगम जो है वो अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य वित्त निगम के नाम से, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य वित्त निगम के नाम से संस्थाएं काम करती हैं। जिसमें 17 राज्यों में जो वित्त निगम है वो 1951 के अधिनियम के तहत गठित किए गए। और तमिलनाडु का जो औद्योगिक निवेश निगम है वो कंपनी अधिनियम 1949 के तहत रजिस्टर्ड किया गया। तो ये अकेला ऐसा है जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, बाकी सब 1951 के अधिनियम से रजिस्टर्ड है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस याद रख लेना। कुल मिला के हर भारत में 18 राज्य वित्त निगम है, ये भी पॉइंट याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, स्टेट औद्योगिक विकास निगम। देखो जैसे स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन होते हैं वैसे ही स्टेट में इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी होते हैं। ये केवल एक राज्य में काम करने वाले, जैसे मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश में काम करेगा, मध्य प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने का काम करेगा। SIDS कहते हैं इन्हें, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। पहली बार 1995 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत इनकी स्थापना हुई। ये क्या करते हैं? वित्तीय सहायता देने का काम करते हैं। बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में भारत में इनकी संख्या टोटल 28 है, क्योंकि 28 राज्य, 28 राज्यों में हर एक राज्य में उद्योग विकास निगम नाम की संस्था रहेगी जो उद्योगों को ऋण देगी। 28 SIDS में से 11 राज्य वित्त विकास निगम कार्यरत है और बाकी जो है वो एक दूसरे के साथ मर्ज कर दिए गए हैं, ये याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, अब हमने एक क्रमबद्ध तरीके से बहुत सारी संस्थाएं पढ़ी, सबकी एक टेबल बनानी है। देखो अगर आप ये लेक्चर सुनने के बाद इसको छोड़ देंगे तो आप भूल जाएंगे। आपको करना क्या है, आपको यहाँ केवल IDBI लिखना है, नाबार्ड लिखना है, ऐसे जितने भी संस्था हमने पढ़े हैं वो क्रम से लिखना है, फिर उनकी स्थापना लिखनी है, फिर एक छोटे से कॉलम में उनका उद्देश्य लिखना है और यहाँ उसके बारे में 2-3 शब्दों में बात लिखनी है, फिर इसका मुख्यालय कहाँ है ये लिखना, इसके वर्तमान प्रमुख कौन है ये लिख देना। इस प्रकार से एक टेबल बना लेना सारे विकास संस्थाओं की, तो आपको भूलने में खत्म हो जाएगा कि अब आप भूल नहीं पाओ, मतलब भुलाएगा नहीं है। ऐसा ना हो कि आप 1 घंटा की क्लास भी ले लिए और याद कुछ नहीं रहा, क्योंकि एग्जाम में तो सीधा प्रश्न पूछेगा कि नाबार्ड के वर्तमान प्रमुख कौन है, सिडबी की स्थापना किस तारीख को हुई थी, सिडबी का मुख्यालय कहां पर है, ऐसे प्रश्न पूछेगा। तब आपको बहुत ज्यादा समझ की जरूरत नहीं, केवल फैक्ट रटा होना चाहिए और वो रटने के लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो खुद अपना पेन उठाएं, कॉपी उठाएं और ऐसी एक टेबल बना करके अपना नोट्स बना लें ताकि फटाफट याद हो जाए। आगे हम बढ़ते हैं, भारत में जो निवेश से संबंधित संस्था है, अभी हमने पढ़ा विकास से संबंधित संस्था, अब हम पढ़ते हैं निवेश से संबंधित संस्था। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या UTI, ये क्या है? UTI भारत में एक निवेश से संबंधित संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई? 1964 में हुई।
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963। अब क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया तो आंसर 63 में आया, और स्थापना कब हुई तो आंसर होगा 1 फरवरी 1964 को। इसके तहत की गई, इसने काम करना कब शुरू किया, 1964 जुलाई महीने से। यह एक वैधानिक सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश संस्था है, इसका मुख्यालय है मुंबई में, और यूटीआई क्या करता है, इसका प्राथमिक उद्देश्य है उत्पादन सामुदायिक बचत को प्रोत्साहित करके कारपोरेट निवेश को बढ़ावा देना। शब्द समझ नहीं आएंगे, सरल में कर देता हूं। एक एक इंसान के पास, समुदाय के स्तर पर व्यक्ति के पास जो छोटी छोटी बचत रहती है उसको इकट्ठा करके उद्योगों में निवेश के लिए लगाना यूटीआई का काम है, ये याद रख लेना। तो यूटीआई समझ में आ गया होगा, केवल 4 फैक्ट याद रखने। स्थापना कब हुई, किस अधिनियम से हुई, मुख्यालय कहाँ है और क्या काम करता है, आपका काम खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक संस्था है जीआईसी, भारतीय साधारण बीमा निगम। ये क्या है, एक एलआईसी है, एक जीआईसी है। जीआईसी है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, ये जो बीमा कंपनियां हैं उनके लिए, बीमा कंपनियों का संयुक्त रूप है। जीआईसी भारत के घरेलू पुनः बीमा बाजार की एकमात्र कंपनी है। क्या है, घरेलू बीमा बाजार की एकमात्र कंपनी। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1972 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत की गई थी, और दोनों ही महत्वपूर्ण बातें हैं। जीआईसी की स्थापना कब की गई, 1972 में। कैसे की गई, 1956 के अधिनियम में पंजीकरण के द्वारा। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। राज्य सामान्य बीमा व्यवसाय अधिनियम 1972 के तहत 55 भारतीय बीमा कंपनी तथा सामान्य बीमा व्यवसाय कंपनियों की के 52 उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण करके इसकी स्थापना हुई। ये बात समझ नहीं आएगी, सिंपल सी है। उस समय 1972 से पहले जो भारत में बीमा करने वाली 55 कंपनियां थी, 55 कंपनियां चलती थी, उन सबका राष्ट्रीयकरण करके एक बड़ी कंपनी बना दिया जिसका नाम रखा जीआईसी, भारतीय साधारण बीमा निगम। ये याद रख लेना। जीआईसी की स्थापना और गठन व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 के तहत किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जीआईसी का राष्ट्रीयकरण किस अधिनियम से किया गया तो आंसर होगा बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972, और वर्तमान में इसका क्रियान्वयन किसके तहत किया जाता है तो वो भी इसी अधिनियम के तहत किया जाता है। 21 मार्च 2003 को जीआईसी का पुनः बीमा कंपनी घोषित कर दिया गया, अर्थात अब इसे कंपनी का रूप दे दिया गया। पहले एक निगम था, नाम अभी भी निगम है, लेकिन अब ये एक कंपनी के रूप में काम करता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। एलआईसी, ये सबका सुना हुआ है, लेकिन फैक्ट एग्जाम में आते हैं तो बनता नहीं है। एलआईसी का फुल फॉर्म ही नहीं बनेगा लोगों से, तो फुल फॉर्म क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें इंडिया कहीं नहीं मिलेगा जी एलआईसी के फुल फॉर्म में, लेकिन इंडिया लगाना है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में इंडिया दिखेगा, भारतीय जीवन बीमा निगम, लेकिन इंग्लिश में केवल एलआईसी हो जाता है। इसकी स्थापना कब हुई, 1 सितंबर 1956 को हुई। उस समय जो बीमा करने वाली 245 कंपनियां थी, तत्कालीन 245 निजी बीमा कंपनियों का एकीकरण करके हमने एक कंपनी बना दी जिसका नाम रख दिया एलआईसी। याद रखना, भारत सरकार किसी भी कंपनी का कभी भी राष्ट्रीयकरण कर सकती है। 1956 में जब मध्य प्रदेश बना तो 245 कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जो भारत की सारी कंपनियां थी बीमा करने वाली, सबको मिला करके एलआईसी बना दिया, और वो फिर भारत सरकार की कंपनी हो गई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कहाँ कहाँ है, देखो मध्य प्रदेश में है इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय, इसलिए याद करना है। दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, ये 3 तो हमें याद, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता, 4 बड़े महानगर तो याद रहते हैं। अब हमें याद रखना है पटना, भोपाल, हैदराबाद और कानपुर। क्या याद रखना है, हैदराबाद, पटना, भोपाल और कानपुर, ये 4 और याद रख लो तो 8 क्षेत्रीय कार्यालय हो जाएंगे। एलआईसी देश का सबसे बड़ा बीमा कंपनी है, ये याद रख लेना। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती हैं, ये भी याद रख लेना। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने धीरे धीरे करके सारे संस्थाएं पढ़े।
मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि अगर इस चैप्टर में आपने अपनी तरफ से एक टेबल नहीं बनाई तो 1 घंटे बाद आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाओगे, और ये हमें होने नहीं देना है। देखो, हम पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहे हैं कि दिखावा करें या होशियार बन जाएं या बहुत पढ़े लिखे बन जाएं। हम पढ़ाई करते हैं इसलिए कि हमारा पीएससी में सिलेक्शन हो जाए। और मैं ये जो वीडियो श्रृंखला पढ़ा रहा हूं वो भी इसी क्रम में पढ़ाता हूं। देखो, मैं भी चाहूं तो मैं अपने चैनल को ग्रो करवाने के लिए जो पूरे सिलेबस में से सरल सरल टॉपिक है सबके एक एक वीडियो बना दूं, या सब में से जो सरल सरल टॉपिक्स हैं उनके एक एक वीडियो बना करके रोज डाल दूं, आपको बहुत मजा आएगा उनको पढ़ने में। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा उद्देश्य आपके सामने अपने चैनल को बड़ा कर लेना या नहीं है। मेरा उद्देश्य निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से पीएससी के एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स को पास करवाना। इसलिए मैं एक यूनिट शुरू करता हूं और क्रमबद्ध तरीके से, भले ही कठिन हो टॉपिक, सरल हो टॉपिक, में उसके हर एक टॉपिक को क्रमबद्ध तरीके से कवर करता हूं। आपको भी इसी तरीके से काम करना है। देखो, ये जो YouTube चैनल्स बहुत सारे YouTube पर हैं, वो केवल अपने आप को बढ़ाने के लिए, व्यवसायिक गतिविधि को चलाने के लिए काम करते हैं। आपको पास कराना उनका कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए आप थोड़े समझदार होकर के अपने आप की जो पढ़ाई है, अपनी जो स्टडी है, उसको क्रमबद्ध रूप दें। एक सही तरीके से की हुई, सही माध्यम से की हुई स्टडी ही परिणाम देती है, नहीं तो एग्जाम फिर से फॉर्म भरवा लेती है, मतलब अगली बार फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि हाँ, हम सही ट्रैक पर चल रहे हैं। दूसरा, इसे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करें और इस मुहिम में भागीदार बने। आप सभी को विशेष धन्यवाद। थैंक यू।